डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कल के क्लास में योजना आयोग का अध्ययन किए थे। उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी है नीति आयोग, जिसका अध्ययन हम लोग आज के क्लास में करने जा रहे हैं। जहां तक योजना आयोग का प्रश्न है, तो देश में आयोजनागत विकास के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसे स्थापित किया गया था और 13 अगस्त 2014 ईस्वी तक ये अस्तित्व में रहा। और जब तक ये अस्तित्व में रहा तो देश के लिए कुल 12 पंचवर्षीय योजना और 6 एक वर्षीय यानी वार्षिक योजनाओं का इसने निर्माण किया और देश के विकास में महती भूमिका अदा की। लेकिन इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। जहां तक नीति आयोग का प्रश्न है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आप इसको याद रखिए। नीति आयोग को का हिंदी वर्जन पूरे नाम के साथ जो लिया जाता है वो ये कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। अगर शब्दों के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि एक ऐसा संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन लाना चाहता है। उसी का इंग्लिश फॉर्म, जिसका एब्रिविएशन नामकरण में प्रयुक्त किया गया, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो इसका इंग्लिश वर्जन है इस संस्था के नामकरण का, उसमें का हर शब्द का प्रथम जो अल्फाबेट है उसको लिया गया। जैसे इन नेशनल से लिया गया, इंस्टीट्यूट से आई लिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग से टी लिया गया और इंडिया से आई लिया गया। और इस प्रकार से ये क्या बन गया? नीति। और इस तरीके से नीति आयोग इसका नामकरण हुआ। कोई कंफ्यूजन? यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि हमने अभी बताया कि नवीन जो सरकार आई 2014 ईस्वी में, उस सरकार ने आते के साथ सबसे पहला जो काम किया, हालांकि सबसे पहला काम उसका तो ये घोषणा करना था कि जितने भी काले धन विदेश में जमा है उसको वापस लाया जाएगा। इसके बारे में पार्लियामेंट में प्रस्ताव भी पास हुआ। उसके बाद की घटनाएं ये हैं कि उसने योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 ईस्वी को खत्म कर दिया। तो क्या योजना आयोग वास्तव में 13 अगस्त 2014 को खत्म हुआ? तो इसका जवाब होगा नहीं। सैद्धांतिक रूप से तो वो समाप्त हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से 2017 ईस्वी तक उसका अस्तित्व बना रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका कार्यकाल 2017 में समाप्त हो रहा। तो इस तरीके से 2017 में व्यवहारिक रूप से भी योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो नीति आयोग का गठन हुआ वो अब वर्तमान समय में देश में अस्तित्व में है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जरूरत थी कि योजना आयोग का नामकरण परिवर्तित किया जाए? क्या योजना आयोग के नामकरण में परिवर्तन करने से जो कार्य था इस संस्था का उसमें कुछ परिवर्तन हुआ? इन बातों पर जब हम दृष्टिगोचर करते हैं तो पाते हैं कि हाँ, जो नामकरण में परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन वास्तव में कार्य में परिवर्तन का सूचक, यानी जिस ढंग से काम कर रही थी योजना आयोग, उस ढंग से काम अब नीति आयोग नहीं करेगा। तो देश में स्वतंत्रता के समय जो समस्या थी, या कह लीजिए कि वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो फैसले उस समय 50 के दशक में लिए जाने थे, उसके अनुरूप योजना आयोग ठीक था। लेकिन 75 वर्ष गुजर जाने के बाद देश के आजादी के, अब देश की परिस्थितियां अलग हुई। योजना आयोग को जितना विकास करना था वो अपने समय के लिए प्रासंगिक था, रिलीवेंट था, लेकिन वो योजना आयोग 75 वर्षों के बाद अब उसकी रिलीवेंसी देखी गई कि समाप्त हो रहा है। अब आयोजन में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो मूलभूत परिवर्तन क्या था? तो उसके काउस को अगर हम देखें कि क्यों नाम चेंज किया गया,
या संस्था में क्यों परिवर्तन किया गया। तो उसमें हम लोग जब पहला क्लास इसका किए थे आयोजन का, तो उसमें हमने एक शब्द को समझाया था कि आयोजन करने के तरीके जो है दो तरीके से होते हैं, एक केंद्रीकृत आयोजन और एक विकेंद्रीकृत आयोजन, जिसको हम लोग सेंट्रलाइज प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कह सकते हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग या केंद्रीकृत आयोजन का अर्थ यह हुआ कि देश की एक संस्था एक स्थान पे बैठ के संपूर्ण देश के लिए योजना बना देती है, अपने मन से बनाती है, अपना अनुसंधान करके बनाती है। इस योजना को बनाने में जिसके लिए बनाया जा रहा है उसकी पूर्ण सहभागिता नहीं, पूछ लिया जाता है लेकिन निर्माण में उसकी पूर्ण सहभागिता नहीं रहती, दिखला दिया जाता है। तो योजना का जो ये रूप होता है उसको केंद्रीकृत योजना या सेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। लेकिन समस्याएं देश में एक समान नहीं है। हम एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे योजना बना कि भारत के संपूर्ण ब्लॉक में, हर ब्लॉक में जल समस्या से निपटने के लिए 100 हर ब्लॉक में चापाकल लगाया जाए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि योजना आयोग ने संपूर्ण देश में पेय जल समस्या के समाधान के लिए 100 चापाकल का योजना बना लिया है, यानी इस वर्ष में जो है वो 100 चापाकल लग जाए। लेकिन अगर क्षेत्रीय आधार पर हर ब्लॉक का मूल्यांकन कीजिए तो पाइएगा कि कोई ब्लॉक ऐसा है कि जहां चापाकल गढ़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बालू ही बालू है अंदर। तो अगर बोरिंग कीजिएगा तो बोरिंग सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ब्लॉक के लिए तो 100 चापाकल की योजना बेकार हो गई। उस जगह पर ऐसा है कि बहुत गहराई में पानी, प्रति चापाकल पर जितना राशि आवंटित की गई है उस राशि में उतनी गहराई में बोरिंग नहीं किया जा सकता है, तो वहां के लिए वो बेकार हो गया। किसी जगह पर इतना ज्यादा सूखा है कि 100 से काम नहीं चलेगा, उसके लिए 200 चापाकल चाहिए, तो फिर यह योजना उसके लिए बेकार हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि आवश्यकता को जाने बिना, परिस्थितियों को जाने बिना यदि आप योजना बना देते हैं तो वो योजना युक्ति युक्त एप्रोप्रिएट नहीं कहा जा सकता। और भारत भौगोलिक रूप से विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटीज का देश है। यहाँ पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, और हर भौगोलिक परिवेश के लिए योजनाएं एक प्रकार की नहीं हो सकती। इसलिए भारत के लिए सबसे युक्ति युक्त जो योजना हो सकता है वो विकेंद्रीकृत हो सकता है। तब जब ऐसा बात हम बोल रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में फौरन ये प्रश्न उठ जाएगा कि इसका अर्थ यह हुआ ना सर कि 1950 में जो केंद्रीकृत आयोजन की नीति अपनाई वो गलत था। तो इसका जवाब होगा नहीं। 1950 में जो केंद्रीकृत नीति आयोजन के परिवेश में देश की सरकार ने अपनाई वो युक्ति युक्त इसलिए था क्योंकि आरंभ में वृहत आधारभूत ढांचों की योजनाएं बनाई गई जो संपूर्ण देश के लिए युक्ति युक्त था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बना तो उसमें हीराकुंड बांध बना, भाखड़ा नांगल बांध बना, दामोदर वैली कॉरपोरेशंस बना। तो ये सब ऐसे काम थे जो संपूर्ण देश के लिए काम आ रहे थे। इसी प्रकार से द्वितीय आयोजन में देखिए तो क्या था, तो वृहत उद्योग लगाए गए, खास तौर से स्टील के क्षेत्र में। तो रावल किला में लगा, दुर्गापुर में लगा, भिलाई में लगा,
और इससे क्या हुआ कि देश में स्टील का जो आयात होता था वो बंद हो गया। तो सभी योजनाओं को, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए तो गरीबी उन्मूलन को रखा गया था। गरीबी उन्मूलन भारत का एक राष्ट्रीय समस्या था, सभी राज्यों में गरीब पाए जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि उस समय आयोजन के लिए आधारभूत चीजों की आवश्यकता थी, ऐसी चीजें जो सबको जरूरी थी। इस कारण से आरंभ में जो केंद्रीकृत योजना बनाया गया वो युक्ति युक्त था, एप्रोप्रिएट था। लेकिन 75 वर्ष गुजरने के बाद देश के आधारभूत ढांचे सभी के सभी निर्मित हो गए, यानी माइक्रो डेवलपमेंट हम कर चुके। अब माइक्रो डेवलपमेंट करने की जरूरत है, सूक्ष्म विकास करने की जरूरत है। सूक्ष्म विकास का मतलब यह हुआ कि अब रेलवे की लाइन हर जगह पहुंच चुके हैं, रोडवेज के माध्यम से सारे भारत को जोड़ा जा चुका है, टेलीकम्युनिकेशंस पर्वतों तक पहुंच चुका है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स देश के लिए होता है डेवलपमेंट का, वो सभी के सभी बेसिक स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि क्षेत्रगत जो विकास में असंतुलन है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जो विकास से कोसों दूर हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं। तो इसलिए अब केंद्रीकृत आयोजन की आवश्यकता नहीं है, अब विकेंद्रीकृत आयोजन की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रगत आधार पे जो विकास की इकाई है, और वो विकास की इकाई एक अपने आप में दूसरी इकाइयों से हट कर है, अलग है, और उसका विकास उसके अनुरूप करना अनिवार्य है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर योजनाएं बनाना अब काफी जरूरी हो गया। इसलिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को अपनाना आवश्यक था। यही वजह है कि सरकार, जो नई सरकार आई, पहले से ही मांग हो रहा था, तो नई सरकार आई तो उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी फर्स्ट कॉज क्या था कि केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत योजना बना। क्लियर? अब देखिए साहब, दूसरा भी कॉज था कि निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता लाने का। यानी जो योजना बने ना, उसमें एक बॉडी ऐसा होना चाहिए जो निर्देश दे और नीति का निर्माण करे। क्या करे? नीति का निर्माण और निर्देश दे, और योजना कोई और बनाए। तो नीति आयोग जो बना है ना, वो नीति आयोग एक्चुअली में आप अगर गौर से देखिए तो ये थिंक टैंक के रूप में, क्या थिंक टैंक, यानी सोचने वाला एक बॉडी है। ये खुद नहीं काम करता, ये सोचता है, सोचकर परामर्श देता है। एक्चुअली काम कौन करता है? जिसके लिए कार्य आवश्यक है। तो ऐसे में जब भी केंद्रीकृत रूप होगा योजना का, तो कौन बनाएगा? ग्राम पंचायत बनाएगी, ब्लॉक बनाएगा। अब ग्राम पंचायत और ब्लॉक बनाएगा तो राशि तो केंद्र सरकार देगी। तो नीचे से योजनाएं बन कर करके आएगी कहां? जिला में। उस जिला में आयोजन की राशि को एक्युमुलेट किया जाएगा कि इस जिले के लिए इतनी राशि चाहिए और अमुक अमुक मद में चाहिए। फिर हर जिला अपने राज्यों को भेजेगा, तो वो राज्य बोलेगा कि अमुक अमुक योजनाएं हैं ये, और इसके लिए अमुक राशि चाहिए। इस तरीके से योजना नीचे में बन करके दिल्ली या केंद्र में चला जाएगा। अब नीति आयोग का काम यह है कि जो योजनाएं आई हैं, जो डिमांड आए हैं, उस पर निर्देश देना। कैसा निर्देश? तो ऐसा निर्देश जो टेक्निकली हो, क्योंकि ये थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक में हर विषय से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया जाता है, यहां तक कि
विदेशी विशेषज्ञों को भी इस थिंक टैंक में शामिल किया जाता है और देश के परिवेश के अनुरूप ये थिंक टैंक हमेशा सोचते रहता है कि देश के किन भूभागों का विकास का कौन सा मॉडल प्रस्तुत करना है। तो योजना ठीक है पंचायत स्तर पर बनेगी, ब्लॉक स्तर पर बनेगी, जिला स्तर पर बनेगी, लेकिन इस बनने के क्रम में तकनीकी विशेषज्ञता, वैश्विक स्तर पे जो विकास के नवीन प्रतिमान, ये सभी का निर्धारण नीति आयोग का थिंक टैंक करेगा और वो भेजे गए योजनाओं पे उसके अनुरूप देखेगा। अगर वो होगा तब उसको एक राष्ट्रीय योजना के रूप में प्रस्तुत, ये डिफरेंस हो गया। संक्षेप में छात्रों, योजना आयोग एक केंद्रीकृत प्रणाली थी और उसमें योजनाएं सिर्फ दिल्ली में बनती थी। नीति आयोग एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसमें योजनाएं पंचायतों में बनती हैं, ब्लॉकों में। हम समझते हैं कि ये बात आप समझ गए हो। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें कि साहब इसका संगठन क्या है, ठीक है, यानी संरचना इसका क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर से भी प्रश्न आ सकता है ना। संरचना का इंग्लिश होगा स्ट्रक्चर। बाइलिंगुअल हो तो ज्यादा अच्छा है ताकि हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों बातें आप समझ सकते हो। सिविल सर्विस में बाइलिंगुअल होने में फायदा है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही करते हैं तो भी कहीं ना कहीं पर आप रुकेंगे, अगर सिर्फ हिंदी में ही करते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप रुकेंगे। लेकिन बाइलिंगुअल होंगे तो आपका समझ बहुत प्रौढ़ होगा, बहुत मैच्योर होगा। तो लैंग्वेज सिविल सर्विस में सबसे बेहतर बाइलिंगुअल माना जाता है, यानी दो भाषाओं के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। इसका स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री जो होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग, क्लियर। यानी सर्वोच्च पर ये होगा, एक प्रकार से ये पदेन हो गया। उसके बाद एक होगा गवर्निंग काउंसिल, जिसको हम हिंदी लिख देते हैं शासी निकाय। हाँ, इसको ठेठ भाषा में हिंदी में क्या बोलेंगे? शासी निकाय। इसी का इंग्लिश होगा क्या? गवर्निंग काउंसिल। ठीक है दिवाकर जी? यस सर। हाँ, शासी निकाय बोलेंगे, शासकीय निकाय बोलेंगे, एक ही है, ठीक है। शासी निकाय बोलिए, ज्यादा प्रयुक्त शब्द ये है, जिसका इंग्लिश क्या होगा? ये इसमें कौन होता है, प्रश्न ये है। तो सभी राज्यों के कार्यपालिका प्रधान, सभी राज्यों, हम ऐसे लिख देते हैं, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के वास्तविक कार्यपालक। एक संवैधानिक कार्यपालक होता है ना, हम लिख देते हैं वास्तविक एग्जीक्यूटिव कार्यपालक, भैया। हाँ, वगैरह नहीं, वही वगैरह नहीं सर। हाँ, और केंद्र प्रदेश में हर का नामकरण अलग अलग है। जैसे दिल्ली का उपराज्यपाल हो गया, ठीक है ना, तो वो तो दिल्ली का उपराज्यपाल हो गया, तो यहाँ पर संवैधानिक प्रधान हो गया, वो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली और पुदुचेरी ऐसा है जहां मुख्यमंत्री भाग लेगा केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन और कश्मीर तो इलेक्शन हुआ नहीं, तो वहां का भी राज्यपाल लेगा। और बाकी जितना जगह से प्रशासक होता है आपको, दमन दीव ये सब में, तो वहां का प्रशासक भाग लेगा, माने वो मेंबर हुआ गवर्निंग काउंसिल का या गवर्निंग बॉडी का। बात समझ आ रही है ना? तो असल आप देखिए कि यही जो है ना, वो आप मान के चलिए कि प्रशासन या
मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर था, उसमें जो 3 बॉडी बोले थे, तो उसके आधार पर अगर ये शासी निकाय है तो नीति आयोग का ये कौन सा अंग हुआ? कार्यपालिका हुआ, व्यवस्थापिका हुआ, न्यायपालिका हुआ? ये कार्यपालिका नहीं, ये व्यवस्थापिका हुआ। ठीक है, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए आपको व्यवस्थापिका हुआ यानी लेजिस्लेटिव बॉडी हुई। यानी नीति आयोग में जितने भी कानून बनेंगे या नीतिगत फैसला लिया जाएगा, वो सब कहाँ लिया जाएगा? शासी निकाय में। इसलिए शासी निकाय एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी है नीति आयोग का। क्लियर? अब आगे आते हैं हम लोग। तो इस में जो अगला शामिल है वो है क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद विभिन्न राज्यों का परिवेश के अनुसार क्षेत्रीय परिषद होगा। क्षेत्रीय परिषद होगा। अब देखिए, क्षेत्रीय परिषद का मतलब क्या हुआ कि भारत विविधताओं का भरा देश है। हर राज्य की समस्याएं अलग अलग हैं। कुछ विशिष्ट राज्य हैं जिसका समूहगत समस्या एक है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य सभी के सभी पहाड़ी हैं, तो उन सभी राज्यों की समस्याएं एक है। तो इसीलिए आठों राज्यों का क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया। बिहार एक तर्क दे रहे हैं, कौन क्षेत्रीय परिषद में कितने स्टेट शामिल हैं, कौन कौन, ये एक अलग विषय है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब एक अलग भूभाग है, पश्चिम बंगाल, तो ये तीनों का एक अलग क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया। कहने का अलग अर्थ यह है कि क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत एक समस्या, एक परिवेश वाले राज्यों का एक समूह बना दिया गया, क्योंकि उन सभी की समस्याएं एक हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक के साथ साथ और भी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, तो उन सभी के कारण एक प्रकार के राज्यों का एक यूनिट बना दिया गया और वो उस यूनिट के लिए एक रूपता से विचार किया गया और उसमें केंद्रीय मंत्री नेतृत्व करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उसके सदस्य होते हैं, शामिल होते हैं, और एक यूनिट के रूप में विभिन्न राज्य अपने योजना को जो है प्रस्तुत करते हैं। इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जैसे भूटान में भारत का एक समझौता हुआ कि वहां जल विद्युत भारत ने बनाया, 1400 मेगावाट वहां से बिजली भारत को मिलना शुरू। अब देखिए, वो बिजली भारत क्या करेगा, किसी राज्य को ही देगा। तो अब निकटवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है, तो इन राज्यों में से किसे दिया जाएगा? झारखंड है। तो इसमें अनिवार्यता का निर्धारण होगा। तो कहाँ, कहीं आप बैठेंगे तब ना, बैठ के हर राज्य का मुख्यमंत्री बोलेगा कि हमारे यहाँ इतना बिजली का रिक्वायरमेंट है, इतना है ही है, इसलिए हमको इतना चाहिए। तो बिजली के परिवेश में हर राज्य, तीनों राज्य जिसका नाम हमने लिया, वो अपना अपना रिक्वायरमेंट बोलेगा और अपना अपना जो है वो परिस्थिति का वर्णन करेगा और उस हिसाब से जो केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों के बीच फैसला करते हैं। तब ये 1400 मेगावाट का जो विभाजन होगा वो युक्त होगा, एप्रोप्रिएट होगा और उससे सभी का समावेशी विकास होगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देके हमने बताया कि बहुत सारी अनिवार्यताएं ऐसी हैं कि जिससे एक राज्य ही प्रभावित नहीं होता है, विभिन्न राज्य प्रभावित होते हैं। तो उन राज्यों के आवश्यकताओं को जब तक ध्यान में नहीं दिया जाएगा
तब तक उसके संबंध में विभाजन की योजना नहीं बनाई है। तो इसलिए क्षेत्रीय परिषदों का इसमें गठन किया गया। ठीक है, ये छोटे छोटे मुद्रा हमको चापाकल चाहिए, तो ठीक है, ये पंचायत लेवल पे निर्मित हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी चीज चाहिए जैसे रोड चाहिए, तो उसके लिए भाई 2-3 स्टेट्स का साथ होना काफी जरूरी है। जैसे नदी है, गंगा ही नदी, उसमें गाद जम गया है, तो इस गाद के निराकरण की समस्या, तो खाली बिहार गाद निकालेगा तो गंगा का गाद समाप्त हो जाएगा। जिस एरिया से ये नदी बहती है उस एरिया के राज्य को उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, तब वो काम होगा। तो ऐसे वृहद वृहद समस्याओं के लिए क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है कि विशेषज्ञ और विदेशी तकनीशियन को भी इसमें अपॉइंट किया जाएगा। और कौन करेगा? प्रधानमंत्री। चूंकि ये थिंक टैंक है, क्योंकि ये थिंक टैंक है, ये जो शासी निकाय है ये अपना ये देगा, मतलब आवश्यकता देगा कि हमारी आवश्यकता ये मेरे राज्य की है, लेकिन थिंक टैंक के आधार पे विशेषज्ञ उसमें फैसला करेगा कि इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाएगी, उसके पूर्ति के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, ये सब विशेषज्ञ बताएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कौन सी युक्ति युक्त परिपाटी अपनाई जा रही है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो होंगे, ये तकनीशियन होंगे, वो सही जानकारी देंगे। तो उस हेतु जो है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। क्लियर? अब उसके बाद अगला है पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का लेजिस्लेटिव की बात पढ़ रहे हैं। अब एग्जीक्यूटिव का देखते हैं कि ये सब तो निर्णय ले लेगा, हमको ये चाहिए, आपको हम ऐसे देंगे, लेकिन पालन जो इसको रेगुलेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव के लिए संगठनात्मक ढांचा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको आप इसके परिवेश में इसका एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन शामिल है वो देख लीजिए। एक होगा उपाध्यक्ष, जैसे योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था, और ये जो उपाध्यक्ष होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। जैसे योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर्स का दर्जा होता था, वैसे ही नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का दर्जा होगा। उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे, जैसे उसमें होते थे 3 पूर्णकालिक सदस्य, तो उसी ढंग से इसमें भी पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यानी जो जो विषय होगा इसका वो जो है वो विषयगत आधार पर वो फैसला करेंगे और ये क्रियान्वयन करेंगे, तो उसका भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। उसके बाद अंशकालिक सदस्य होंगे। पूर्णकालिक सदस्य की वो पूरा का पूरा जो कार्यकाल उनका होगा उसके लिए होगा, और अंशकालिक सदस्य जो है वो समय समय पर जब आवश्यकता होगा, रिक्विजिशंस होगा तब, और इसमें जो लोग होंगे वो अग्रणी जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय, बीएचयू, ये सब के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको उनमें शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग विविध विषयों के पर रिसर्च करते रहते हैं, उनके पास सही जानकारी होती है, तो इसीलिए अंशकालिक सदस्य में ये लोग शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद पदेन सदस्य। क्या? पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में आप जानते हैं इसको एक्स ऑफिसियो बोला जाता है। तो पदेन सदस्य में कौन कौन है? तो 4
केंद्रीय मंत्री, जिसका निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। 4 केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर होगा वो, और अंतिम में होगा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जिसके हस्ताक्षर से सारे काम होंगे। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, सीईओ, पदाधिकारी। ये इसका संगठनात्मक ढांचा है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में कौन कौन इस पद पे बैठे हुए हैं। ऑब्जेक्टिवली ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक इसको हम लोग नहीं जानेंगे तब तक जो है वो नीचे वाले एग्जामिनेशंस के योग नहीं हो पाएंगे। तो उसमें देखिए कि उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। इधर क्या उपाध्यक्ष? ये सुमन बेदी है। हाँ सब चेंज हो गई। मतलब सुमन बेदी बेदी। और राजीव कुमार है चयन अध्यक्ष। हाँ? राजीव कुमार ये हो गए। उसके बाद मुख्य कार्यकारी जो सदस्य है अमिताभ कांत, ये है अमिताभ कांत। बात चेंज होगा तो अपना आप करते रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि पदेन सदस्य में जो इसकी बारी है, तो इसमें आते हैं 4 नाम हम लोग को लिखना है। तो उसमें राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री जो हमारे हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमन है, जो वित्त मंत्री हमारी हैं। निर्मला सीतारमन है। स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद हैं अमित शाह है, जो हमारे गृह मंत्री हैं। ये भी जो है वो पदेन सदस्य है, ठीक है। और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर, ये पदेन सदस्य हुए, ठीक है ना। अब उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य का बात है इसका, ठीक है। तो इसका इस तरफ में लिख देते हैं, ठीक है। उसमें 3 है। तो एक है डॉक्टर विनोद पाल। कौन? डॉक्टर विनोद पाल, ठीक है। दूसरा है विजय कुमार सारस्वत, या खाली विजय कुमार हम लिख देते हैं स्थान की कमी की वजह से। और तीसरा है रमेश चंद्र। कौन है? रमेश चंद्र। और अध्यक्ष तो आप जान रहे हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें ऑब्जेक्टिवली हो गया प्रधानमंत्री हो गए हमारे। शासकीय निकाय में आप जान गए कि जितने शासनाध्यक्ष हैं राज्यों के, उसके नाम आपको पता है। विशेषज्ञ में कौन है ये हर समय चेंज होता रहता है। पूर्णकालिक जो ढांचा है उसमें सुमन बेदी उपाध्यक्ष हैं। और उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य का नाम हमने लिख दिया, अंशकालिक सदस्य का नाम लिख दिया। पदेन जो इसके सदस्य हैं 4 मंत्री, उसका नाम हमने लिख दिया। तो हम समझते हैं कि नीति आयोग के बारे में जो पूरी जानकारी है हम देने में सफल रहे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इतिहास के एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।